तुम्हारा जो लेक्चर रहेगा वो तुम्हारा रहेगा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TER भी बोलते हैं। पहले का टॉपिक पहले बता चुका हूँ, उसका तुम रिवीजन करते रहना। जैसे कि ये सब जो जितना था स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन वाला जो इतना था, ये एनर्जी एनालिसिस अपना स्टडी फ्लो और स्टडी फ्लो के लिए स्टडी का तो बता चुका हूँ कि क्या होता है। तुम्हारा स्टडी का सीधा याद रखना, T2 टेम्परेचर निकालने पूछेगा, गामा/T1 और कुछ नहीं तुम्हें करना है। कितना ही बड़ा फार्मूला थ्योरी लिख रहे क्वेश्चन बना के बस ये T2 = गामा/T1 कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आगे की बात करते हैं। तो अगला जो तुम्हारा आएगा वो है थर्मल एनर्जी डिवाइस में से एक सोर्स होता है, सिंक होता है। तो पहला सोर्स हम किससे बोलते हैं? सोर्स होता है TER, विच मतलब यह एक थर्मल एनर्जी डिवाइस विच कैन सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। मतलब क्या हुआ कि यह एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है जिसमें क्या होता है कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या करे, थर्मल एनर्जी सप्लाई करे, लेकिन जो रिजर्वायर का टेम्परेचर चेंज ना हो। अगला सिंक होता है। तो सिंक किसको बोलते हैं? यह भी एक थर्मल रिजर्वायर होता है। इसको बोलते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन इसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इसको सिंक बोलते हैं। सोर्स क्या वो मतलब दे रहा है, मतलब थर्मल एनर्जी वो इतना दे, मतलब लार्ज अमाउंट में दे, लेकिन टेम्परेचर उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। किसमें? जो तुम्हारा सप्लाई कर रहा है उसमें। सिंक क्या होगा? तो इतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर लो अपने आप में, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये तुम्हारा होता है बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ में दो इसका स्टेटमेंट है, कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट और तुम्हारा क्लासिक स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट का ये दो थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू द कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, साइक्लिक डिवाइस कैन नॉट प्रोड्यूस नेट वर्क आउटपुट बाई एक्सचेंजिंग एनर्जी विद अ सिंगल रिजर्वायर। मतलब ये तुम्हारा सेकंड लॉ कहता है कि ये नहीं हो सकता है कि सिंगल रिजर्वायर में ही वो एनर्जी ट्रांसफ़र करके नेटवर्क आउटपुट दे। इसी को और क्या होता है तुम्हारा कि द कंसेप्ट ऑफ सच डिवाइस 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई बाहर से एनर्जी नहीं ले रहा है, एक ही सिंगल रिजर्वायर में वो एनर्जी ट्रांसफ़र करके वर्क आउटपुट दे रहा है। तो उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। 100% होने का मतलब क्या हुआ? ये पॉसिबल है ही नहीं। इसी को हम PM2 बोलते हैं। परपेचुअल मोशन वाला जो मैंने पहले बताया था 1 और 2, ये 2 हो गया तुम्हारा। कैल्विन प्लैंक्स में आता है। क्लासिक स्टेटमेंट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट of second law, it is impossible to develop the cycle device which transfer heat from a lower temperature to a higher temperature without any external energy input। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारा लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जाए और बिना कोई बाहरी उसमें कोई उस पर तुम्हारा एक बाहरी कोई एनर्जी उसमें बिना दी हुई पॉसिबल ही नहीं है कि वो लोअर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइस इसका इन्फानाइट COP। मतलब इसको इन्फानाइट COP होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और ये इम्पॉसिबल होता है। समझ गए? अब देखो सिंपल, ये तुम्हारा डायग्राम यहाँ दिख रहा होगा। ये हायर टेम्परेचर हो गया, ये लोअर टेम्परेचर हो गया, बीच में कोई यहाँ पे लगा हुआ सिस्टम QH हायर एनर्जी हो गया, ये लो एनर्जी हो गया। यहाँ से वर्क आउटपुट निकल कर डेल Q बराबर क्या होता है? DU प्लस डेल Q = तुम्हारा यहाँ देख लो क्या होता है, DQ = DU प्लस DW। अब ये तुम्हारा क्या है? एडियाबेटिक है। अगर हम एडियाबेटिक मानते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? DU क्या लिखते हैं? MCB डेल्टा T तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना? DU = DW हो जाएगा। तो जो W को किसके बराबर होगा? QH माइनस QL के बराबर तुम्हारा W हो जाएगा। ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है? और ये तुम्हारा हो गया ठीक है कि कैल्विन प्लैंक्स यही हो गया। और इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? इफिशिएंसी का फॉर्मूला बेसिकली तुम्हारा होता है क्या? तुम्हारा डिजायर आउट, मतलब तुम्हारा डिजायर क्या है आउटपुट, वो डिवाइड बाई जितना हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो वो इफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है कि देखो कोई बाहरी हीट दिया नहीं, Q लॉस 0 हो रहा है। मतलब क्या? W/DR वर्कआउट में W है और हीट सप्लाइड Q है, Q टोटल है। तो Q/Q तुम्हारा हो जाएगा 100%, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे QH QL है, यहाँ पे लॉस कुछ हो रहा है, तो ये पॉसिबल है तुम्हारा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? 2 होता है। ये मैं तुम्हें पहले आगे ही बताऊँगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बेसिकली ये सेकंड में क्या होता है तुम्हारा? क्लासिक स्टेटमेंट क्या तुम्हारा क्या आता है कि देखो लोअर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर जा रहा है लेकिन कोई वर्क नहीं हो रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। अब देखो पॉसिबल क्या है? लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की हो जा रहा है, TL है TH है, बीच में कोई डिवाइस है, लेकिन बाहर कोई एक्स्ट्रा वर्क इस पर दे रहा है। तो क्या हो रहा है तुम्हारा? ये लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लेकिन कोई वर्क इस पर हो रहा है। ठीक है। तो QH कितना हो जाएगा? जितना गया, सिंपल एनर्जी जितना गया उतना निकलना चाहिए। तो एनर्जी कितना? QL प्लस W जा रहा है, तो किसके बराबर निकल रहा है? QH। तो QH का W प्लस QL हो जाएगा तुम्हारा COP। क्या तुम्हारा होता है? देखो डिजायर्ड इफेक्ट
क्या होता है, जो तुम्हारा डिजायर्ड है बाई तुम्हारा इफेक्ट है, ठीक है। अब देखो सिंपल, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो COP बेसिकली तुम्हारा होता है कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस। उसका फार्मूला क्या होता है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या होता है तुम्हारा, देखो यहाँ पे बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ये तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो, जब मैं बात करता हूँ COP क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। देखो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है तुम्हारा, डिजायर फिर क्या होता है, लो टेम्परेचर, मतलब क्या होता है रेफ्रिजरेटर के डिजायर क्या होता है कि मेरा दिमाग टेम्परेचर लो रहे, बाकी नीचे तुम्हारा क्या होगा वर्क डन, मतलब कितना उस पर वर्क किए, तो वर्क तुम्हारा क्या हो जाता है, W स्क्वायर क्या लिखते हैं, QH माइनस QL। अब देखो ये कैसे आएगा, एक डायग्राम तुम देख लो समझ में आ जाए। ये हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, किस केस में बात चल रहा है तुम्हारा, COP के केस में। TH हो गया, कोई डिवाइस है, ये तुम्हारा TL हो गया, ये तुम्हारा QL हो गया, ये तुम्हारा QH हो गया। कुछ वर्क इस पर तो डलाएगा चलेगा तभी तो ये काम करेगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है तुम्हारा, देखो रेफ्रिजरेटर का डिजायर फिट क्या है, लोअर टेम्परेचर, QL बाई नीचे जितना वर्क इनपुट किए। वर्क इनपुट किसके बराबर है, यहाँ से देखो टोटल जो चीज़ निकला QH निकल रहा है, इनपुट क्या है कि ये ओके इनपुट ज़्यादा W प्लस QL, मतलब W स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं, QH माइनस QL। ये हो गया, इसको यहाँ पुट कर दो, QL बाई QH माइनस QL, सिंपल। इसको ये तुम्हारा हो गया। अब इसको ये भी लिख सकते हैं, हो जाएगा तुम्हारा माइनस QL बाई QH, ये तुम्हारा हो गया। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, सिंपल COP ऑफ रेफ्रिजरेटर तुम्हारा आ गया 1 माइनस QL बाई QH, या फिर QH माइनस QL बाई QH, और TH माइनस TL बाई TH, ठीक है। जिसमें H तुम्हारा TH तुम्हारा हो गया हायर टेम्परेचर, TL तुम्हारा हो गया लोअर टेम्परेचर, और इसे QH हाई एनर्जी, QL लो एनर्जी, ठीक है। अब COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप में तुम्हारा हीट पंप, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं COP ऑफ HP, ये तुम्हारा बेसिकली होता है, देखो QH माइनस QL बाई नहीं रिजेक्शन, ये होता है QH बाई QH माइनस QL। कैसे होता है, रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें मेरा डिजायर फिर क्या रहता है तुम्हारा, लोअर टेम्परेचर, तो ऊपर QL हो जाएगा और नीचे QH माइनस QL, ये तुम्हारा रेफ्रिजरेटर का हो गया। हीट पंप में क्या डिजायर फिट है, हाई टेम्परेचर, तो गर्म चाहिए ना, तो QH ऊपर हो जाएगा QH माइनस QL, जो डिजायर वो ऊपर रहता है, और QH जहाँ पे QL है उसकी जगह तुम TL भी लिख सकते हो, जहाँ QL है वहाँ पे QH है, वहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, TH भी लिख सकते हो। यहीं पे तुम्हारा सब लिखा हुआ है, देखो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या हो गया तुम्हारा, QL, मतलब रेफ्रिजरेटर में डिजायर इफेक्ट मेरा क्या होता है, मेरा मांग क्या होता है कि लोअर टेम्परेचर, तो डिजायर इफेक्ट नीचे वर्क डन हो गया, तो वर्क डन क्या होगा QH माइनस QL, मैंने तुम्हें बताया। और HP में क्या होता है तुम्हारा, ऊपर QH है, डिजायर मेरा कि हीट ज़्यादा होना चाहिए, तो ऊपर QH हो गया, नीचे वर्क डन हो गया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, COP ऑफ HP माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1 होता है, किसका, COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे ये तुम्हारा दोनों फार्मूला पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे देख लो, लिख सकते हैं QL बाई QH माइनस QL, रेफ्रिजरेटर का हो गया COP, और QH तुम्हारा QH बाई QH माइनस QL तुम्हारा COP ऑफ HP का। इसमें COP ऑफ क्या होगा तुम्हारा HP, COP ऑफ HP माइनस क्या होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू क्या तुम्हारा फार्मूला होता है, ये तुम्हारा 1 होता है। इक्विवेलेंस ऑफ द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये इतना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डीपली ज़्यादा नहीं पढ़ना है तुम्हारा, ठीक है। लेकिन इतना मैं बता दूँगा कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, COP ऑफ HP माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1, और सबका COP का फार्मूला तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है तुम्हारा कार्नोट। कार्नोट साइकिल क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन बहुत पूछता है वो, कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल
कार्नोट साइकिल। प्रोसेस कौन सा होता है? 1 से 2 तुम्हारा रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस, 2 से 3 तुम्हारा क्या होता है? रिवर्सेबल आइसोथर्मल हीट एडिशन, और 3 से 4 क्या होता है? रिवर्सेबल एडियाबेटिक, 4 से 1 रिवर्सेबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। ठीक है, अब देखो कार्नोट का डायग्राम तुम बना लो। पीवी डायग्राम तुम्हारा ये हो जाएगा, पीवी डायग्राम ये यहाँ पे यहाँ पे एक प्रोसेस हो जाएगा, 1 2 3 4। प्रोसेस कौन सा होता है? 1 से 2 तुम्हारा करके क्या होता है? 1 से 2 तुम्हारा कितना होता है? रिवर्सेबल एडियाबेटिक, 1 से 2, 2 से 3 आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन, 3 से 4 सेम क्या होता है? रिवर्सेबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। यहाँ पे तुम्हारा कंप्रेशन हो गया, यहाँ पे तुम्हारा क्या? रिवर्सेबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये सब पूछता है प्रोसेस। 4 से 1 तुम्हारा क्या हो गया? आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। यहाँ से हीट रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ से हीट ऐड हो रहा है, हीट रिजेक्शन। ठीक है। अरे कार्नोट साइकिल तुम्हारा कहाँ कहाँ होता है यूज़? गैस साइकिल और वेपर साइकिल। जिसमें गैस साइकिल तुम्हारा होता है, वेपर साइकिल तो पावर प्लांट में होता है, और गैस साइकिल आइसोथर्मल मस्ट बी स्लो। ये तो पहले से पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? स्लो होना चाहिए। ठीक है। विदाउट इंसुलेशन एडियाबेटिक मस्ट बी फास्ट, ये तुम्हारा पहले बताया हुआ कि विदाउट इंसुलेशन क्या होता है? एडियाबेटिक बहुत फास्ट होना चाहिए, और विद इंसुलेशन एडियाबेटिक क्या होता है तुम्हारा? कैन बी स्लो, मतलब स्लो हो सकता है। कम्प्लीट स्लो एंड फास्ट प्रोसेस इम्पॉसिबल है। ठीक है। प्रोसेस क्या क्या था? सिंपल तुम देख लो कार्नोट का प्रोसेस ये क्या क्या है। कार्नोट का पीवी डायग्राम ये हो गया तुम्हारा। टीएस डायग्राम तो तुम जानते हो सिंपल ऐसे बनता है टीएस डायग्राम। ये तुम्हारा टीएस डायग्राम हो गया 1 2 3 4 सिंपल, या फिर 1 2 3 4 ऐसे कर लो नंबरिंग। ठीक है। पीवी और टीएस तो तुम्हारा सिंपल ये होता है टीएस डायग्राम 1 2 3 4। और पीवी डायग्राम में कौन सा प्रोसेस? 1 से 2 तुम्हारा कितना होता है? रिवर्सेबल एडियाबेटिक क्या होता है तुम्हारा? कंप्रेशन। 2 से 3 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, 3 से 4 रिवर्सेबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, 4 से 1 तुम्हारा हीट रिजेक्शन। क्या आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तुम्हारा कार्नोट साइकिल। इतना तुम्हें समझ में आ गया? देखो कार्नोट प्रिंसिपल, द इफिशियंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल साइकिल कैन बी नेवर बी, क्या द इफिशियंसी ऑफ क्या तुम्हारा? द इफिशियंसी ऑफ एन रिवर्सिबल साइकिल कैन बी नेवर बी मोर देन द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल। ये तो हम सबको पता है, ये तो हम सबको पता है कि तुम्हारा द इफिशियंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल साइकिल, द इफिशियंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल साइकिल नेवर बी मोर देन द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम रिजर्वायर। मतलब सेम रिजर्वायर या सेम टेम्परेचर के, सेम रिजर्वायर के बीच में देखेंगे दो का कंपेयर कर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का, तो इरिवर्सिबल का एफिशिएंसी कभी भी रिवर्सिबल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये कार्नोट प्रिंसिपल पहला प्रिंसिपल होता है। दूसरा प्रिंसिपल क्या है तुम्हारा इसका? कि इफिशियंसी ऑफ ऑल रिजर्वायर साइकिल बिटवीन सेम रिजर्वायर इज सेम। समझ गए क्यों? इफिशियंसी ऑफ ऑल रिजर्वायर बिटवीन सेम रिजर्वायर और सेम, मतलब अगर टेम्परेचर सेम है तो सभी का एफिशिएंसी सेम होगा, डिपेंड नहीं करता है वो फ्यूल पे। ये देखो यही किया हुआ यहाँ पे, एंड इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन द इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये बोल दिया। अब देखो ये पॉसिबल ही नहीं कि हो सकता है, कभी नहीं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल स्टेटमेंट क्या होता है तुम्हारा? फ्रॉम द कार्नोट प्रिंसिपल स्टेटेड वी कैन कंक्लूड दैट efficiency ऑफ द रिवर्सिबल इंजन इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। क्यों? क्योंकि इफिशियंसी का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है, देखो अभी बताऊँ क्यों। टेम्परेचर स्केल तुम्हारा क्या होता है? इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, उसके इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो इफिशियंसी कार्नोट साइकिल है वो फिर डिपेंड किस पे करता है? सिर्फ टेम्परेचर पे। और इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन वो डिपेंड कभी नहीं करता तुम्हारा किस टाइप का फ्यूल यूज़ हम कर रहे हैं। इफिशियंसी की बात करते हैं तुम, तो यहाँ पे मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों होता है कार्नोट साइकिल इसका। सिंपल, ठीक है। देखो दिख रहा है ना, देखो क्या होता है। ये तुम्हारा हायर टेम्परेचर हो गया TH, यहाँ से ये नीचे आ गया, ये तुम्हारा TL हो गया
यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे W कुछ हो गया, यहाँ से वर्क डन कुछ निकल रहा है, समझ गए। यहाँ पे Q1, यहाँ पे जस्ट नोटेशन है और याद रखना ऐसे यही बनता है। इफिशिएंसी क्या होता है तुम्हारा 1 माइनस Q2/Q1, Q2/Q1। और इसको इजीली डिजायर इफेक्ट तुम्हारा जो भी है उस हिसाब से कर सकते हो। क्या तुम्हारा Q1 माइनस Q2/Q1, ठीक है। ये ठीक, और ऐसे लिख सकते हैं क्या हाइट TH माइनस T1 माइनस T2 बाई क्या हो गया तुम्हारा T1, इन रिवर्सिबल TH माइनस TL बाई TH, ठीक है। ये सब तुम समझ रहा होगा, ये सब तुम्हें समझ में आ रहा है क्या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। फिर से लिख देता हूँ एक बार, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है तुम्हारा TL बाई TH माइनस TL, COP ऑफ हीट पंप सिर्फ TH ऊपर हो जाएगा और नीचे सेम रह जाएगा TH माइनस TL। और तुम्हारा क्या होगा इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट क्या होगा, 1 से तुम्हारा कम ही आएगा, इसका हिसाब से लगा लो तुम, क्या हो जाएगा TH माइनस TL बाई TH, ये तुम्हारा हो गया, ठीक। तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है, तीनों तुम देख लेना, सारा तीनों क्या क्या होता है वो सब देख सकते हो। अगर दोबारा देखना है तो एक बार और देखो, सारा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा COP ऑफ किसका कन्फ्यूजन हो, लेकिन दिक्कत नहीं है। ऊपर लोअर टेम्परेचर में है तो लोअर टेम्परेचर आएगा, नीचे TH माइनस TL। COP ऑफ हीट पंप में हम डिजायर्ड क्या है तुम्हारा हीट, टेम्परेचर ज़्यादा, TH बाई TH माइनस TL। और इफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट क्या होता है तुम्हारा ऊपर क्या हो जाएगा टेम्परेचर TH माइनस TL बाई नीचे TH, और जहाँ जहाँ TH है वहाँ पे हम QH भी रख सकते हैं अगर दिया हुआ है तो, और तुम्हारा TL है वहाँ पे QL रख सकते हैं अगर दिया हुआ है तो। कंक्लूजन क्या है तुम्हारा, कंक्लूजन क्या कहता है ये देखो तुम, द ओनली रिक्वायरमेंट विच इज सेकेंड लॉ हैज for the ratio of heat transfer to the from on engine, ठीक है, is that it should be equal to the ratio of function of temperature and heat transfer takes place. The choice of completely arbitrary Kelvin process taking, इतना तुम्हारा सिंपल। तुम्हारा इफिशिएंसी जब भी निकालते हो तुम्हारा डिजायर क्या है वो बाई जितना इनपुट दे रहे हैं वो नहीं, तो डिजायर इसमें वर्क होता है किसमें, जब हम बात करते हैं किसका कार्नोट साइकिल का इंजन का, तो क्या तुम्हारा होता है कि हम डिसाइड क्या करते हैं डिजायर मेरा वर्क होता है, वर्क तुम्हारा जितना हीट सप्लाइड किया गया वो तुम्हारा सीधा फार्मूला होता है। क्वेश्चन करोगे ना तुम्हारा बहुत आसानी से बन जाएगा। क्लॉसियस इनइक्वालिटी ये इतना इंपॉर्टेंट है, इस पर हर एक बार क्वेश्चन पूछता है, देखिए ठीक है कि बताए क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होता है। क्लॉसियस इनइक्वालिटी डेल क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन कहीं मत 0 कितना डेल क्यू बाई टी, क्या डेल क्यू बाई टी साइक्लिंग इंटरवल ओवर डेल क्यू बाई टी क्या होता है लेस देन इक्वल टू 0 होता है। और जब हम रिवर्सल की बात करते हैं तो डी क्यू बाई टी होता है बराबर 0 और ये रिवर्सल में तुम्हारा लेस देन। अब देखो क्लॉस इतना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लॉसियस इनइक्वालिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है तुम्हारा डेल क्यू बाई टी साइक्लिंग इंटरवल क्या तुम्हारा होता है लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। और जब बात करते हैं डेल क्यू बाई टी लेस देन 0 मतलब ये क्या होगा तुम्हारा इरिवर्सिबल के केस में हो जाएगा तुम्हारा ये रिवर्सिबल केस में हो जाएगा। और डेल क्यू बाई टी बराबर 0 है तो ये तुम्हारा रिवर्सिबल केस में होता है, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन साइक्लिंग इंटरवल का, ठीक है। पहला तुम्हारा रिवर्सिबल की बात करते हैं तो ये रिवर्सिबल में ये मैं तुम्हें पहले बता दें कि डेल क्यू बाई टी साइक्लिंग इंटरवल कितना होता है 0 के बराबर होता है तुम्हारा। और वहीं इरिवर्सिबल की बात करते हैं तुम्हारा क्या होता है डेल क्यू बाई टी लेस देन क्या होता है 0, वो इरिवर्सिबल की बात करते हैं। और ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं तुम्हें कराऊंगा अभी जब क्वेश्चन सेशन चलेगा ना तो उसमें मैं तुम्हें करा दूंगा, तुम्हारा आसानी से हो जाएगा। क्या है इफ़ अ डिवाइस इज एक्सचेंजिंग एनर्जी, क्या बोल रहा है देखो, इफ़ अ डिवाइस इज एक्सचेंजिंग एनर्जी विथ मोर देन 2 रिजर्वायर then advisable to use Clausius inequality because it can be case of combination of devices। मतलब
इफ अ डिवाइस एक्सचेंजिंग एनर्जी मोर देन टू डिवाइस, यहाँ पे देखो टू डिवाइस, एक दो तीन, मोर देन टू रिजर्वायर तुम्हारा यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसमें क्या डेल क्यू बाई टी जीरो करेंगे। अब डेल क्यू बाई टी मतलब क्या होता है, जीरो। जितना एनर्जी इनपुट है उतना एनर्जी आउटपुट के बराबर हम कर देते हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन को मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ कि कैसे चल रहा है ये। बहुत आसान है ये क्वेश्चन। देखो मान लो एक यहाँ पर रिजर्वायर है, तुम्हें दिख रहा है ना, मान लो एक यहाँ पे रिजर्वायर है 1000 केल्विन का, यहाँ से कुछ हीट इंजन यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा दूसरा रिजर्वायर, ये तीसरा रिजर्वायर 500 केल्विन है, 300 केल्विन है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, या कुछ यहाँ पे वर्क हो रहा है, ठीक है, जिसमें से तुम्हारा दिया हुआ है कुछ, मान लो ये क्यू है 5000 किलो जूल, क्यू सी क्यू बी, और वर्क डन तुम्हारा दिया हुआ है 1000 किलो जूल। अब हम क्या बोलते हैं, एज्यूम करते हैं। डायरेक्शन अगर नहीं दिया तुम खुद से मान सकते हो, अपने आप निगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, लेट क्यू वी एंड क्यू सी एब्जॉर्ब बाय द डिवाइस। ये दिया हुआ नहीं है, हम खुद मान लिए हैं, यहाँ पे ये माना हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, एनर्जी जितना गया है उतना निकलेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, एनर्जी इतना गया उतना निकलेगा। एनर्जी इन इक्वल टू एनर्जी आउट, ठीक है। आउटपुट कितना है ये देखो 1000, इनपुट कितना है क्यू ए, मतलब दिया हुआ है तुम्हारा कितना 5000 प्लस क्यू ए प्लस क्यू सी। पहला इक्वेशन तुम्हारा निकल के आ गया यहाँ से, और यहाँ से ये भी हो सकता है क्यू बी प्लस क्यू सी इक्वल टू 4000, ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, ये फर्स्ट लॉ, एक इक्वेशन निकल गया फर्स्ट लॉ से, तो मैं इसमें से क्यू बी और क्यू सी, ठीक है। अब सेकंड लॉ लगाएगा यहाँ पर। सेकंड लॉ क्या था, क्लॉसियस इनइक्वालिटी डेल क्यू बाई टी, साइक्लिंग इंटरवल क्या होता है, जीरो। ये किसके लिए होता है, रिवर्सिबल के लिए। तो रिवर्सिबल मतलब क्यू बाई टी, यानी क्यू तुम्हारा कितना है 5000 बाई 1000 प्लस क्यू बी बाई 300 प्लस क्यू सी बाई 500 इजकल टू जीरो। दूसरी इक्वेशन हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा क्यू बी जो भी प्लस 2250 आएगा। मतलब क्या हुआ, क्यू बी इतना हो रहा है, मतलब क्या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी क्यू बी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। क्यू सी तुम्हारा कितना आ गया -6250, मतलब क्या हुआ, एनर्जी क्या होता है रिलीज हो रहा है, एनर्जी क्या हो रहा है रिजेक्ट हो रहा है डिवाइस से, ठीक है। यहाँ पे इतना समझ गए। डायरेक्शन तो मैं पहले बता चुका हूँ तुम्हारा कि अगर वर्क हो रहा है, वर्क बाय द डिवाइस मतलब क्या होता है, वर्क बाय द डिवाइस क्या लेते हैं पॉजिटिव, और हीट रिजेक्ट हो रहा है तो तुम्हारा कितना लेते हैं निगेटिव, और वर्क ऑन द डिवाइस पॉजिटिव निगेटिव, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय डिवाइस ये क्या लिखते हैं पॉजिटिव, ठीक है। ये सब तुम देख लेना, ये सब पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे देखो, इफ़ अ डिवाइस इज एक्सचेंजिंग एनर्जी विद मोर देन 2 रिजर्वायर देन इट इज एडवाइजेबल टू यूज क्लॉसियस इनइक्वालिटी बिकॉज इट कैन बी अ केस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस। समझ गए। और देखो एफिशिएंसी तो पहले से बताया क्या होगा, डिजायर आउटपुट क्या है तुम्हारा वर्क डन, जो डिजायर तुम्हारा वो ऊपर रखना, बाकी हीट जितना इनपुट है सबको नीचे रख देना। द एक्सप्रेशन डेवलप्ड एबव कैन बी अप्लाइड बाई ओनली व्हेन द साइकिल इंटरनली रिवर्सिबल। ये जो एक्सप्रेशन जितना है ऊपर का ये हो गया तुम्हारा, ये फर्स्ट लॉ का सब में कंडीशन है कि इंटरनली रिवर्सिबल होना चाहिए। हीट एडिंग हीट रिजेक्शन इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस। कार्नोट में था ना हीट एडिंग और हीट रिजेक्शन आइसोथर्मल हो रहा था, तो कंडीशन इसके जितना ऊपर इक्वेशन अभी हम पढ़े हैं वो सबका इक्वेशन का ये कंडीशन है कि वो इंटरनली रिवर्सिबल होना चाहिए, और हीट एडिंग और हीट रिजेक्शन क्या होता है आइसोथर्मल होना चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड, ठीक है, जो तुम्हारा टेम्परेचर शो कर रहा है, जो तुम टेम्परेचर ये लिख रहे हो ये क्या है तुम्हारा वर्किंग फ्लूइड का इसका टेम्परेचर है। सेकंड लॉ एफिशिएंसी, ये भी एक आया हुआ क्या होता है, सेकंड लॉ एफिशिएंसी तुम्हारा क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल बाय मैक्सिमम, मतलब जो तुम्हारा किसी इंजन का निकालना है सेकंड लॉ एफिशिएंसी, तो सेकंड लॉ एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, उस इंजन का भी निकाल लेंगे हम कि कितना तुम्हारा वो आ रहा है, उसका एफिशिएंसी आ रहा है, वो एक्चुअल तुम्हारा आगे जो एक्चुअल आ रहा है। और है कुछ आइडियल होता है कि आइडियल एफिशिएंसी का कितना आ सकता है, जो कि हम आइडियल एक प्रैक्टिकल होता है, तो जो प्रैक्टिकल में आ रहा है वो तुम्हारा
एक्चुअल आ गया, जो आइडियल में हो रहा है वो तुम्हारा मैक्सिमम इफिशिएंसी आ सकता है। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, मीन्स इन सेकंड लॉ इफिशिएंसी क्या होता है तुम्हारा, जो एक्चुअल इफिशिएंसी आ रहा है वो डिवाइड बाई उसका जो आइडियल जो इफिशिएंसी होता है वो तुम्हारा होता है सेकंड लॉ इफिशिएंसी। और ठीक है, और ये भी तुम्हारा एक और फार्मूला होता है सेकंड लॉ ऑफ इफिशिएंसी का, कि अवेलेबल एनर्जी एट द एंड ऑफ प्रोसेस बाई अवेलेबल एनर्जी एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। समझिए, मतलब अवेलेबल एनर्जी, जो अवेलेबल एनर्जी एंड ऑफ प्रोसेस पे वो डिवाइड बाई अवेलेबल एनर्जी द स्टार्टिंग ऑफ प्रोसेस। और एक और मैक्सिमम एफिशिएंसी तुम्हारा किसी इंजन का हो सकता है तुम्हारा कार्नोट कितना है, 100% नहीं कि तुम मैक्सिमम, जरूर नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी अपना कितना होता है, कार्नोट के बराबर, ठीक है, इसलिए उसको 100 मानते हैं। वो तुम्हारा एक तरह का क्या होगा, बेंचमार्क हो गया, तुम्हारा एफिशिएंसी कार्नोट से ज़्यादा किसी इंजन का एफिशिएंसी नहीं हो सकता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी तुम्हारा कार्नोट का होता है। और हम जितना भी इंजन रिलेट करते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होना चाहिए, तो हम कार्नोट से ही करते हैं। तो यहाँ पर तुम समझ गए कि सेकंड लॉ एफिशिएंसी क्या होता है। तो सेकंड लॉ एफिशिएंसी तुम्हारा तो जो एक्चुअल आ रहा है वो डिवाइड बाय द इन मैक्सिमम एफिशिएंसी जितना आ रहा है, मतलब जो एनर्जी स्टार्टिंग में अवेलेबल वो डिवाइड बाय द अवेलेबल एनर्जी जो इंडी पे तुम्हारा वो आ रहा है एनर्जी है वो हो जाएगा। ठीक है, अब इंट्रॉपी की बात करते हैं। तो इंट्रॉपी बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा कि कब कब किस किस केस में तुम्हारा आ जाएगा। तो इंट्रॉपी मैं तुम्हें अगले लेक्चर में या फिर देखता हूँ तो अभी कुछ देर बाद ही बता दूँगा। ठीक है, चलो बाय।